हमने अपने लास्ट वीडियो में सीयूटी जनरल टेस्ट में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उनके आंसर्स देखे थे और ये समझने की कोशिश की थी कि क्या पैरामीटर्स हैं या फिर तैयारी करते समय हमें किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो सकते हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम फिर 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं, जिसमें आपको अलग अलग फील्ड दिखाई देगी, कुछ करंट भी दिखाई देगी, कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें दिखाई देंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने सीयूटी जनरल टेस्ट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये था जो पूछा गया है, एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज संधू वॉज क्राउन्ड एज डैश इन दिसंबर 2021। एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज संधू को क्या बनाया गया था, क्या पहनाया गया था? मिस वर्ल्ड 2021, मिस इंडिया 2021, मिस यूनिवर्स 2021, मिस अर्थ 2021। ठीक है, बहुत फेमस हुई थी, ठीक है, बहुत इन्होंने नाम कमाया था और जो ये बनी थी वो बनी थी मिस यूनिवर्स 2021, मिस यूनिवर्स 2021। अब करंट के हिसाब से आपको यह पता करना है कि मिस यूनिवर्स 2023 कौन है। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं, शी इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम निकारागुआ टू बिकम मिस यूनिवर्स 2023। निकारागुआ से बनने वाली ये जो है फर्स्ट वुमेन है। शी इज द फर्स्ट वुमेन या फिर फर्स्ट पर्सन फ्रॉम निकारागुआ टू बिकम मिस यूनिवर्स 2023। आपको कमेंट सेक्शन में डालना है और बताना है कि इस बार का मिस यूनिवर्स 2023 का अवार्ड किसे मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन प्लस स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। तो आप देख रहे होगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। नीरज चोपड़ा is associated with which sports event? रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, जेवेलियन थ्रो। तो ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। इन्होंने 87 मीटर का 87.58 मीटर्स का जेवेलियन थ्रो किया था और उसके बाद इनको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, क्या है जेवेलियन थ्रो, ठीक है ना। सेकेंड इंडियन टू विन गोल्ड मेडल, ठीक है, और फर्स्ट कौन थे? अभिनव बिंद्रा। तो इस हिसाब से आपको चीजों को रिलेट करके याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये छोटा मोटा पॉलिटी का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा? राज्यसभा में से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आपको उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड पार्लियामेंट इज नोन फॉर लॉ मेकिंग, कानून बनाए जाते हैं यहां पे अलग अलग, देयरफॉर इट इज नोन एज लेजिस्लेचर। 3 परमानेंट कमिटीज होती हैं उनकी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टीमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट कमिटी है और इनमें से एक कमिटी ऐसी है जिसमें लोकसभा का जिसमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। मतलब अगर पार्लियामेंट का कमिटी बन रहा है तो उसमें 2 हाउसेस है, तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से मेंबर्स होने चाहिए। पर एक कमेटी ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता, और वो है आपकी एस्टीमेट कमेटी, वो है हमारी एस्टीमेट कमेटी। चलो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। Which one of the following is the correct sequence in the decreasing order of contribution of different sources to GDP in India? यानी इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर 3 सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारा एग्रीकल्चर, एक है हमारा इंडस्ट्री
और एक है हमारा सर्विस। ठीक है, सर्विस का मतलब हो गया बैंकिंग सर्विस, टेलीफोन सर्विस, होटल, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। इंडस्ट्री का मतलब हो गया जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, ये सारा सेक्टर। एग्रीकल्चर तो हम सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 सेक्शन में जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है वो सबसे पहले लिखना है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन करता है, फिर तीसरे नंबर पे कौन करता है, तो हमें ये लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो सबसे ज्यादा करता है फिर उससे कम फिर सबसे कम। तो सबसे ज्यादा करता है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। सर्विस आ गया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर करता है हमारा इंडस्ट्री और फिर करता है हमारा एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा ए, सर्विस, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, सर्विस सेक्टर, फिर इंडस्ट्री एंड फिर एग्रीकल्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority। ठीक है ना। ऑप्शन ए मनी बिल, ऑप्शन बी फाइनेंस बिल, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी का मतलब होता है सिंपली देखो तो हाफ प्लस 1। अगर 10 लोग किसी चीज के लिए वोट डाल रहे हैं तो 5-5 पे ये टाई हो जाएगा। पास कब होगा, 6 और 4 पे। तो 6 इज कॉल्ड मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से कहते हैं। यहां पे टर्म क्या है, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी का क्राइटेरिया आपका कुछ अलग है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस। थोड़ी टफ मेजोरिटी होती है ये। अब मनी बिल हमें पता है सिर्फ और सिर्फ कहां पास होता है, लोकसभा में। लोकसभा में, लोकसभा में ये मतलब इंट्रोड्यूस होता है अगर, और उसके बाद कहां जाता है ये, राज्यसभा में। और मान लेते हैं कि राज्यसभा वाले इसको पास नहीं करते हैं तो 14 दिन के अंदर अपने आप कहां पास हो जाएगा, ये इसे पास मान लिया जाएगा। यानी इसमें राज्यसभा का कोई से नहीं है, तो हमारा मनी बिल तो है नहीं। पर अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब पूरे संविधान को हमें बदलना है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बदलना है। तो उसके लिए एक ऐसी मेजोरिटी चाहिए होगी जो कि काफी टफ हो, जिसको इजीली अचीव ना किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जिसमें दोनों हाउसेस को इक्वली अलग अलग अपने अपने हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। मनी बिल के केस में राज्यसभा पास करे या फिर 14 दिन तक रोक ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 दिन बाद अपने आप ये पास मान लिया जाता है, यानी राज्यसभा के पास सेम पावर नहीं है। पर जो क्वेश्चन वो कह रहा है इसमें सेम पावर की बात हो रही है, जरूरी है पास करना अपने अपने हाउसेस के अंदर। तो वो आंसर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अभी तक के आपने वीडियोस में ये देख लिया होगा कि इसमें इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है, करंट के इंपॉर्टेंट पर्संस आए हैं और पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आए, तो लगभग हर फील्ड से 3-3, 4-4 सवाल आए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी के आने वाले एग्जाम की, तो आप कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी प्रिपरेशन करें, हर सेक्टर को पढ़ने की कोशिश करें, हर सेक्शन को देखें और यहां से अंदाजा लगाएं कि आने वाले सीयूटी एग्जाम में जनरल टेस्ट किस हिसाब का आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं 5 नए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, उसको वापस से हम सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।